बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी परेड का इनेकाद चीन में हुआ। इस परेड का मकसद क्या था? इस परेड को चीन ने कैसे अपनी सियासी, सफारती और दिफाई ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया? पाकिस्तान ने इस परेड में शमूलियत से क्या अचीव किया है? अमेरिका क्यों इस परेड से खौफजदा है? और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चीन ने इस आलमी इवेंट का हिस्सा बनने की दावत क्यों नहीं दी? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज चीन में दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी परेड का इनेकाद किया गया। ये परेड बुनियादी तौर पर दूसरी जंगे अजीम में चीन की फतह और जापान की शिकस्त को सेलिब्रेट करने के लिए मनाई जाती है। ये चीन की 80वीं फतह की सालगिरह का एक तरह से इजहार था, जश्न था। और आप ये भी कह सकते हैं कि जापान की शिकस्त के 80 साल मुकम्मल होने पर ये सेलिब्रेट किया गया इवेंट एक परेड की सूरत में। हर साल ये परेड होती है और इस परेड को इस मर्तबा माजी से मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेट किया गया। इस परेड की सबसे खास बात यह थी कि इस परेड को चीन ने अपनी सफारती और अपनी दिफाई ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया। परेड में दुनिया के 26 सरबराहाने ममलिकत ने शिरकत की बतौर मेहमान। और ये जो मुल्क हैं, ये एक बहुत बड़ी एक सिंबॉलिक मैसेज, एक बड़ी कम्युनिकेशन अमेरिका के लिए थी और एक अलार्मिंग घड़ी थी जब चीन के सदर और उनके साथ रूसी सदर और शुमाली कोरिया के सदर, ये तीन अहम तरीन शख्सियात, ये मरकजी नुक्ता नज़र थी पूरी दुनिया के मीडिया के सामने इस पूरी परेड में। और फिर इसके साथ पाकिस्तान और ईरान और दीगर ममालिक भी वो इस परेड का हिस्सा थे। मगर सबसे ज़्यादा कवरेज वो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को मिली और उसके बाद शुमाली कोरिया के सरबरा किम को मिली। और ये जो पिक्चर पोर्ट्रे की गई आज बीजिंग से, ये एंटी अमेरिकन पिक्चर थी। ये एक एंटी अमेरिकन अलायंस था जो पूरी दुनिया के सामने चीन लेकर आया है। चीन ने अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि चीन की सफारती ताकत वो अब 2 दर्जन से जायद मुल्कों पर गिरफ्त कर चुकी है और दुनिया के मुल्क अब चीन के साथ खड़ा होना चाहते हैं। अब ये सिर्फ सफारती ताकत का इजहार नहीं था कि एक परेड में दुनिया के 26 ममालिक के सरबराहाने ममलिकत शिरकत कर रहे थे, इसके साथ साथ अस्करी ताकत का भी भरपूर इजहार किया गया। और जो नई मिसाइल टेक्नोलॉजी आज इस परेड के जरिए इंट्रोड्यूस करवाई गई, नए वेपन्स जिस तरीके से आज इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिस तरीके से नई ड्रोन टेक्नोलॉजी आज उसको चीन ने मुतारिफ करवाया, तो इस पूरे अस्करी तारुफ से, इस अस्करी कुव्वत के इजहार से सबसे बड़ा थ्रेट वो अमेरिका को लाहक हुआ। और इंटरनेशनल मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकन इसको एक थ्रेट के तौर पर ले रहे हैं। ये दुनिया को आज चीन ने बाकायदा तौर पर हैरान कर दिया है कि चीन के पास ऐसा लेटेस्ट, जदीद, एडवांस 5th जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है आज वो दुनिया के सामने ले आया। मगर इस पूरे इवेंट के दौरान जब चीन अपनी ताकत का इजहार कर रहा था तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान की नुमाइंदगी 2 शख्सियात कर रही थी। एक तरफ तो पाकिस्तान के कागजी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे। अब शहबाज शरीफ साहब ने आज जो एक कमाल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की वो ये थी कि वो किसी भी तरीके से उस मेन फ्रेम का हिस्सा बन गए। अब
वो बाय प्रोटोकॉल उस फ्रेम में लाए गए या कुदरती तौर पर सीढ़ियां चढ़ते हुए जहां पर मेहमानों को बिठाने का सिलसिला था, वहां पर जब वो सारे सरबराहान ममलिकत आ रहे थे तो हमने देखा कि चीनी सदर दरमियान में उनके एक साइड पे शुमाली कोरिया के सदर और दूसरी साइड पे पुतिन और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। और इससे एक तासुर मिला कि अगर इस पूरी महफिल में रूस और नॉर्थ कोरिया के बाद कोई सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है तो वो पाकिस्तान है, और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को इतनी इज्जत और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मगर उसके बाद जितनी तस्वीर आई, जितने फ्रेम्स हमें दिखाई दिए, उनमें शहबाज शरीफ साहब बहुत दूर नजर आए। तो लगा ऐसे ही है जैसे उन्होंने शायद कोई बड़ी मेहनत करके अपने लिए वो पोजीशन बनाई थी और एक तस्वीर वो हासिल करने में कामयाब रहे जिसको पाकिस्तान में डिस्कस किया जा सकता है। मगर पाकिस्तान के अंदर खुशी शायद इस बात पे नहीं हो रही कि शहबाज शरीफ साहब मेन फ्रेम के अंदर मौजूद हैं, खुशी इस बात पे ज्यादा हो रही है कि मोदी को इस परेड का हिस्सा नहीं बनने दिया चीन ने। अब चीन ने ऐसा क्यों किया? हालांकि 7 साल के बाद मोदी चीन का दौरा कर रहे थे, सफारती ताल्लुकात बहाल हो रहे थे, वीजा पॉलिसी में तब्दीली आ रही थी, मुतनाज़ा तरीन इलाकों से फौज को विड्रॉ करने की बात की जा रही थी। मगर इस सब के बावजूद आइस ब्रेक नहीं हो सकी इंडिया के दरमियान और चीन के दरमियान। इससे भी बड़ी एक अहम बात यह थी कि भारतीय वजीर खारजा जो किसी जमाने में चीन में सफीर के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं, वो भी मोदी के साथ इस दौरे में शामिल नहीं थे। अब जयशंकर का मोदी के साथ चीन ना जाना ये पूरी दुनिया के लिए एक सवालिया निशान है। इसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे, तज्जिए, स्टोरीज हो रही हैं और उन स्टोरीज में क्या कहा जा रहा है। एक बड़ा तबका ये समझता है कि जयशंकर ज़हनी तौर पर एंटी चाइना अप्रोच रखते हैं। वो हमेशा चाइना को अपना राइवल समझते हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश ये की है कि वो अपने आप को जहां पर भी चीन की बात आए वहां वो अमेरिकन ब्लॉक में अपने आप को खड़ा करें। मगर जो पॉलिसी अब भारत ने अडॉप्ट की है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर, वो चीन ना जाकर ये पैगाम दे रहे थे कि वो अभी भी अमेरिका के लिए एक कुशन रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये समझते हैं कि अगर एंटी अमेरिका की इतनी बात हो रही थी तो रूस के मामले पे तो वो अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वहां तो एब्सोल्युटली नॉट, इंडिया ने कह दी है। तो मामला कुछ और है। लेकिन सफारती हलकों में जयशंकर का ना जाना इस बात की बड़ी एक दलील और एक सबूत है कि इंडिया क्लियर नहीं है कि इंडिया क्या करना चाहता है। इंडिया के यहाँ इख्तलाफ राय है मुल्कों के साथ ताल्लुकात के हवाले से, मगर हम इस बात को भी नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए कि इंडिया ने भी बहुत कुछ अचीव किया। मिसाल के तौर पे पहलगाम वाक़े की मजम्मत एलामिये का हिस्सा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने जितनी मेहनत पुतिन को मनाने में की है, ये बात भी तय है कि इंडिया के रूस के साथ ताल्लुकात हमसे बहुत बेहतर थे, हमसे ज्यादा एस्टेब्लिश थे। और इस बात का जो मुंह बोलता सबूत है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से पुतिन से मुलाकात में अपनी अंग्रेजी झाड़ रहे थे और जिस तरह उनके सांस फूले हुए थे और जैसे वो अल्फाज का चुनाव कर रहे थे और ये कह रहे थे हमें पता है आपके इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हमारे साथ भी ताल्लुकात कायम करें। यानी ताल्लुकात की एक भीख मांगी जा रही थी। वो कहते हैं कभी दुश्मन का नाम नहीं लेते, दुश्मन को इतनी अहमियत नहीं देते, दुश्मन को डिस्कशन का बाइस नहीं बनाते। शहबाज शरीफ साहब ने पहले तो ये एडमिट किया कि रशिया के लिए जहां पे इंडिया है वहां पाकिस्तान नहीं और ना पाकिस्तान हो सकता है, और वहीं पर उन्होंने अपनी भी अर्जी डाल दी। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि सफारती तौर पर आपको इंडिया को डिस्कस करने की बजाय आप अपनी बात करते, अपने ताल्लुकात की बात करते। जब आप इंडिया को पहले ही सुपीरियर विंडो के ऊपर खड़ा कर देते हैं इसको डिस्कस करके, तो आप अपने आप को डीग्रेड करते हैं, डी वैल्यू करते हैं, तो आपने गलत काम किया। अब शहबाज शरीफ साहब की अचीवमेंट ये रही कि एक तो पुतिन से मुलाकात हो गई, दूसरा एक
वो एक आलमी इवेंट का हिस्सा बन गए, चाइना का एक विजिट हो गया। मगर इसमें एक और अचीवमेंट हुई है, वो आर्मी चीफ की है। दुनिया का कोई भी आर्मी चीफ वो इस पूरे डिप्लोमेटिक जो एससीओ कॉन्फ्रेंस थी उसका हिस्सा नहीं था। ये आसिम मुनीर साहब अचानक नमूदार हुए और जब चीनी सदर से मुलाकात हुई तो उसमें इंकशाफ हुआ कि असल पाकिस्तान की हुकूमत भी तशरीफ रखती है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो तमाम इवेंट्स का वो हिस्सा भी रहे, तमाम मुलाकातों का भी हिस्सा रहे। तो शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की कि वो आसिम मुनीर साहब को खुश रखें, सेटिस्फाइड रखें। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। इंडिया में आपको कोई इंडियन आर्मी चीफ नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी और मुल्क का मिलिट्री सोल्जर नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे इस बात का नहीं पता कि जो चीन में परेड हुई है, क्या उस परेड का भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जर्नैलों को बुलाया गया था या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। हो सकता है कि उस परेड के हवाले से आर्मी चीफ को खुसूसी इन्विटेशन किया हो। मगर जहां पर रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की बात हो रही थी, वहीं पर चीनी सदर ने जो गुफ्तगू की और अपनी तकरीर में जो पैगाम दिया और अमेरिका को बराह रास्त मैसेज दिया कि अब दुनिया अमन और जंग में से किसी एक का इंतखाब करना चाहती है और तसादुम से और मुफाहमत में से किसी एक को चूज करना चाहती है। और ये जो बादशाहत है कि डिक्टेटरशिप है दुनिया के ऊपर बदमाशी की, कि पाबंदियां लगा दो, लोगों को फोर्स करो, इससे ताल्लुकात रखने से निकलने दौर खत्म हो गया। तो वहां पर उन्होंने अमेरिका को बराह रास्त बहुत सारे पैगाम दिए अपनी तकरीर में। मगर दूसरी जानिब ट्रंप ने भी कुछ ट्वीट्स की और कुछ सहाफियों से गुफ्तगू की। ट्रंप ने एक तो ये कहा कि पहले तो मेरा सलाम अर्ज कर दें किम को भी, जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, और पुतिन को भी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग अच्छा है इकट्ठे हो गए, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अगली बात ये कही कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है आज की स्प्रेड से और वो खौफजदा नहीं है इस पूरे कट से। लेकिन उनका ये कहना कि वो परेशान नहीं है, उनका ये कहना कि वो खौफ का शिकार नहीं है, इस बात का सबूत है कि वो परेशान भी हैं और वो खौफ का शिकार भी हैं, वरना शायद उन्हें इजहार की जरूरत ही पेश ना आती। तो अमेरिका बड़ा क्लोजली देख रहा है। अगर अमेरिका भारत को माफ नहीं कर रहा रूस से ताल्लुकात बढ़ाने पर, तेल और असला खरीदने पर, तो वो पाकिस्तान को कैसे माफ करेगा। बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब को पेश किया गया है रूस के आगे। अब इसको देखिए, जिस तरह इमरान खान को रूस के आगे पेश किया था बाजवा साहब ने, अब इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को पेश किया आर्मी चीफ ने रूस के सामने कि जनाब आप हमसे ताल्लुकात इस्तवार करें। इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई थी, शहबाज शरीफ साहब का पता नहीं क्या जाता है क्या नहीं जाता है, क्या कुछ जा सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम आ गया है। तो जिस तरह बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को किक ऑफ किया था, उसी तरीके से शायद आसिम मुनीर साहब भी किसी को किक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आज की परेड वो दुनिया में एक नई आलमी ताकत की कुव्वत का इजहार था, उसकी डिप्लोमेटिक पावर का इजहार था, उसकी स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ का इजहार था और हर तरह से कामयाब इवेंट था। इस इवेंट का हिस्सा बनना ये पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज की बात थी। बहरहाल इस पूरे इवेंट से मजीद क्या निकल कर आता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।